अब से थोड़ी ही देर बाद गुजरात और हिमाचल में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इंडिया न्यूज पर सबसे तेज, सबसे पहले, सबसे सटीक नतीजे आप देखेंगे। गुजरात और हिमाचल की हर सीट से इंडिया न्यूज के रिपोर्टर लाइव जुड़े हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर जो है वो फैले हुए हैं गुजरात और हिमाचल के चप्पे चप्पे से, जहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट वो देंगे। साथ ही में हम आपको ये भी बता दें कि कुछ देर में वोटों की गिनती जब शुरू होगी तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट निकलेंगे। क्यों अनुष्का? जी हाँ, बिल्कुल। पोस्टल बैलेट पहले गिने जाएंगे, उसके बाद गिनती शुरू होगी। तो मेरे साथ जो लोग यहाँ पर मौजूद है, खास मेहमान, उनसे मैं मुलाकात करा दूं। अनुज गुप्ता साहब वरिष्ठ पत्रकार, एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार, अमिताभ सिन्हारी जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, भावेश झा मेरे साथ जुड़ गए हैं जो सीएनएक्स के सेफोलॉजिस्ट है, जिन्होंने अपना एग्जिट पोल हमको दिया था और जिसके आधार पर हम कह रहे थे कि कांग्रेस की नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। अब क्या होगा, कैसे होगा, बस सबसे कुछ ही देर बाद पता लगना शुरू हो जाएगा। गुजरात में 182 सीटें हैं, वहीं हिमाचल में 68 सीटें हैं। और आप देख रहे हैं, मैं आपको स्क्रीन समझा दूं पहले, जो ऊपर की तरफ है वहां पर गुजरात के नतीजे हैं 182 सीटों के, जो नीचे की तरफ है वहां हिमाचल के नतीजे हैं। और जो मेरी इस तरफ है, इस तरफ जो आप देख रहे हैं मेरी उंगली, वहां पे लिखा है कि गुजरात की हर सीट का नतीजा क्या है। और वहीं पर आपको दिखाएंगे वीवीआईपी कैंडिडेट्स। ये देखिए, बाबू भाई बोकरिया पोरबंदर से खड़े हैं, अर्जुन मोरवड़िया जो कि अध्यक्ष हैं, उनके सामने आ गया अर्जुन मोरवड़िया की तस्वीर। और इसी तरह शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस के हैं, मांडवी से खड़े हैं, बड़े तेजतर्रार नेता माने जाते हैं। प्रेम कुमार धूमल बीजेपी के हैं, सुजानपुर से खड़े हैं हिमाचल प्रदेश में। विक्रमादित्य सिंह, राजा जो सिंह है वीरभद्र सिंह साहब, उनके बेटे, उनके पिता और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कांग्रेस के अर्की से खड़े हुए हैं। और ऐसे तमाम नेता हैं, मैं सबका नाम लूंगा तो उसी में वक्त निकल जाएगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हो चुकी है, 7:58 होने वाले हैं। और इस वक्त जो जितने भी पोलिंग बूथ के इंचार्ज होंगे उनको सबसे पहले लाया जाएगा, बुलाया जाएगा, मशीनें दिखाई जाएंगी और पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी। भावेश, आप अपने प्रेडिक्शन से बिल्कुल संतुष्ट है, इसलिए क्योंकि सभी लोग बीजेपी की जीत देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है। और दूसरा है कि जो फीडबैक आ रही है उसके बाद जो बताया जा रहा है कि उससे कमोबेश यही है, जो 110 से 120 का आंकड़ा है वो कमोबेश है। भले ही 135 जो एक और एजेंसी ने दिखा है वो ना हो, 110 से 120 हो, 5 इधर उधर हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन यही एक आंकड़ा होने वाला है, यही आंकड़ा होने वाला है। अमिताभ जी, आप कॉन्फिडेंट हैं आज? मैं कॉन्फिडेंट सिर्फ जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उनकी वजह से नहीं हूं दीपक जी। मैंने गुजरात में थोड़ा प्रवास भी किया है और मैंने गुजरातियों को बहुत सालों से जाना है। 2002 से आपने देखा है, 2002 के पहले चुनाव में जब नरेंद्र भाई मोदी चुनाव लड़ रहे और आप इंचार्ज थे वहां पर? जी, आप इंचार्ज थे जी। तो मुझे याद है, और आपसे मेरा बड़ा झगड़ा भी होता है एक बात को। नहीं, आपसे तो मैं कभी झगड़े नहीं सकता। तो मैंने देखा है कि गुजरात जो है उसकी एक अलग मानसिकता है, भारत में जो राजनीतिक मानसिकता जिसको मैं कहूं, तो उसकी दृष्टि से मैं ये मानता हूं कि गुजरात में उनको समझने के लिए आपको उनकी दृष्टि से सोचने की जरूरत होगी। और यहाँ पर जो नरेंद्र भाई मोदी तो खैर गुजराती अस्मिता के प्रतीक हैं राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसके अलावा गुजरात में लोगों की मानसिकता होती है कि वो नफो नुकसान के हिसाब से सोचते हैं, वो राजनीतिक रूप से भावनाओं में नहीं बहते। और मीडिया ने हमेशा कहा है कि हिंदुत्व की प्रयोगशाला गुजरात रही है भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से। तो नरेंद्र भाई मोदी एक तो एपिटमी हो गए, एक तो वो सितारे हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं है। उसके साथ साथ वहां पर अमित भाई शाह ने अपनी वो जो ग्राउंड रियलिटी की, जो ग्राउंड मैनेजमेंट की, और साथ ही साथ जो पूरे गुजरात में सबसे बड़ा, मैंने तो पिछले हिस्से में भी कहा कि राहुल गांधी जी अपनी परिपक्वता और बढ़ा दे थोड़ी समय बाद, वो गुजरात समझना चाहिए था उनको, क्योंकि गुजरात में उन्होंने जो गड़बड़ी की वो ये की कि गुजराती समाज को बांटने की एक धृष्टता की, मैं तो माफी चाहता हूं ये शब्द का प्रयोग करते हुए, उन्होंने ये कहा किया कि उनके पूरे वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, सबसे पहले पोस्टल बैलेट खिलेंगे। अनुज जी, प्रक्रिया क्या होती है आप मुझे बताइए। देखिए, पोस्टल बैलेट जो खुलते हैं, पहले तो ये डाक से वास्तव में आया करते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको ईमेल से मंगाना शुरू कर दिया है, इसलिए बहुत जल्दी खुलेंगे और उनमें इनवैलिड होने की संभावनाएं अब खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल खत्म हो जाती है। और अप्रोक्सीमेट हिमाचल में तो ज्यादा होंगे वाला हो। अब वो किस समय करना पसंद करेंगे, पहला वाला करेंगे या बाद में करेंगे, क्योंकि रैंडम सिलेक्शन होना है, वो अभी नहीं कह पाऊंगा, लेकिन उस पर सबकी निगाह जरूर रहेगी, क्योंकि जिनको ईवीएम पर शक है
वो उन वीवीपैट और उनकी जो गिनती होगी उसको मुद्दा बना सकते हैं, उसको मुद्दा बना सकते हैं। उसको कैसे चैलेंज कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तकनीक भी लगाई होगी लोगों ने। हार्दिक तो कह रहे थे कि एक कंपनी को हायर किया गया है और वो कंपनी जो है कुछ कंसल्टेंट के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक कर रही है। आपका एक्सपीरियंस है हैक करने का? हार्दिक पटेल जी नहीं, राहुल गांधी जी और सभी विपक्षी राजनीतिक दलों के ने कहा है कि ये ईवीएम हैकिंग होती है। मुझे तो ये लगता है कि ईवीएम में भी अब इनको ये करना चाहिए कि गुड हैकिंग और बैड हैकिंग। जो उनके हिसाब से जिनको जीत मिल जाती है वो शायद गुड हैकिंग होगी, और जहां उनको जीत नहीं मिलती है वहां बैड हैकिंग है। मैं तो मानता हूं कि इस तरह की चीज जो वही है जिसको खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस तरह की मानसिकता की बात करना, इस तरह की मानसिकता में बात करना एक दरअसल में निर्वाचन आयोग जो कि एक स्वतंत्र संस्था है एक भारतीय व्यवस्था में, उसके ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाना ये शर्मनाक है। और ये एक पूरे भारत में जो जनमानस में जो इस तरह की बात करने से कहीं न कहीं जो अविश्वास पैदा हो रहा है वो मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी के नाते कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। हार्दिक वगैरह जो लोग जो कि मोहरे हैं राजनीतिक, उनका यदि कुछ भी कहना मैं उसको गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन कांग्रेस और इस तरह की जिम्मेदार पार्टियों को ऐसी बात करने से बचना चाहिए। देखिए, और ये प्रक्रिया हो रही है जिससे ईवीएम जो है इस बॉक्स के अंदर बंद है और इस बॉक्स को जल्दी से जल्दी खोला जाए, पोस्टल बैलेट्स को देखा जाए। ये देखिए बॉक्स को खोलने की तैयारी हो रही है। सर, कितनी प्रोसेस होती है, कितने लोगों के हाथ से गुजरती एक ईवीएम, और क्या आपको लॉजिकल लगता है कि ईवीएम में कुछ छेड़बदल हो सकती है? दीपक जी, ये अपोजिशन के मानसिक दिवालियापन का इससे भोंडा नमूना कोई हो ही नहीं सकता कि आप ईवीएम को कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है। 17 आदमियों के हाथ से एक ईवीएम गुजरता है जैसे ही चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है। 17 का मतलब वहां 27,000 ईवीएम अगर है तो करीब 5.5 लाख लोगों के हाथों से वो गुजर चुकी है। ये 5.5 लाख के 5.5 लाख के साजिश में घुसे हुए हैं। दुनिया के किसी बड़े आंदोलन में मैंने नहीं देखा कि 5.5 लोग एक तरफ हो जाते हो। तो ये 5.5 लाख लोग इसमें इन्वॉल्व है। आप जरा सोचिए कैसे हो सकता है। कलेक्टर सारे उनके हो गए, कलेक्टर के नीचे 6 आदमी होते हैं जो इसको प्रोसेस करते हैं, वो भी हो गए। अपोजिशन के नुमाइंदे बैठते हैं वहां पे, एजेंट्स बैठते हैं, वो भी उनके हो गए। तो अगर बीजेपी इतना कुछ कर रही है तो इस दुनिया में बीजेपी का ही राज होना चाहिए, वो भी नकारात्मक कारणों से। तो एक तो ये भोंडा सा है। दूसरा ये है कि आपने यूपी देखा, उसमें तो अखिलेश के कलेक्टर हुआ करते थे, वहां भी आपने यही आरोप लगाया। तो अब मेरा यह कहना है कि जैसे ही आप आरोप लगाएं, एक संस्था को आप डिमोलिश करें, एक प्रोसेस की पवित्रता को डिमोलिश कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप करिए, आप अपोजिशन है। लेकिन लिख के साथ में यह भी दे दीजिए कि इससे इतर अगर रिजल्ट हुआ और हम सत्ता में आए तो हम सत्ता नहीं लेंगे। आप ये हिम्मत हो तो लिख के दे दीजिए कि कल से कि हम सत्ता में नहीं आएंगे अगर हम होते हैं, खास करके तब जबकि आपको ये शक हो कि हम सत्ता में आ सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा ही भोंडा है। कम से कम ईवीएम को लेके, इलेक्शन कमीशन के इंटीग्रिटी को लेके क्वेश्चन न करें। 30 साल से इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा चल रहा है और जनता का विश्वास उस पर बढ़ता जा रहा है। राजकोट से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हम। ये जो काउंटिंग स्टेशन है उसके अंदर की तस्वीरें हैं। एक एक करके जो बॉक्स है, जो सील बंद बॉक्स जिस पर मोहर लगाई जाती है, ठप्पा लगाया जाता है, उस सील को खोला जाता है और सील को खोलने के बाद जो करीने से रखी हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उनको निकाला जाता है। ये देखिए, गुजरात में पूरी गुजराती में सब कुछ लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से अब ये दिखा रहा है शायद नरोडा विधानसभा, नरोडा विधानसभा का है, राजकोट का नहीं है। नरोडा विधानसभा दिखा रहा है ये। और नरोडा विधानसभा में जो ईवीएम मशीन्स हैं उनको खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो सील बंद बक्से हैं। और अब से कुछ ही देर बाद हमको रुझान मिलने लगेंगे। दूर दराज के गांव के रुझान हमको पहले भी मिल सकते हैं और जो शहरी क्षेत्र है वहां से भी हमको पहले मिल सकते हैं। तो ये देखना होगा कि कितनी जल्दी ये प्रक्रिया पूरी होती है। देखिए किस तरह से दूसरे बक्से को खोला गया और एक के बाद एक ईवीएम मशीनों को निकाला जा रहा है। फिर उनकी सील तोड़ी जाएगी और सील तोड़े जाने के बाद जो बूथ मैनेजर्स होते हैं, काउंटिंग मैनेजर्स होते हैं, उनको बाकायदा दिखाई जाती है। बिल्कुल दिखाया जाता है, उनके सिग्नेचर भी लिए जाते हैं। दीपक, ये ईवीएम पर देखिए पिछले साल जब लोगों ने पहली बार शक उठाना शुरू किया तो कहा कि ये जिस समय चिप बनती है उस समय उस पर राइट कर दिया जाता है एक खास तरीके से। मगर जब चुनाव आयोग ने ये कहा, एक बार चैलेंज भी किया और उसके बाद फिर कहा भी कि बैलेट पर क्रम कौन सा रहने वाला उम्मीदवार का वो नामांकन भरे जाने के बाद जब जो बच जाते हैं विड्रॉल के बाद भी, उनमें अल्फाबेटिकल क्रम के हिसाब से
जो उम्मीदवार के नाम है उसके हिसाब से फिर उनकी पार्टी का चिन्ह कहां पर आएगा, तीसरे नंबर पे कोई पार्टी यहां आएगी, अगली विधानसभा क्षेत्र में दूसरे या पहले नंबर पर आ सकती है, वो तय होता है। यानी इन 15 दिनों के अंदर यदि कुछ हो पाए तो, मगर उन 15 दिनों में तो वो पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता भी उससे संबंधित रहते हैं। अब ये आरोप लगाने लग गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई वाईफाई से कनेक्ट करके वो आप कहीं भी डालिए वो चला जाएगा उसमें। अब ये नया वाला आया है। हाँ, मगर वो चूंकि ऑनलाइन नहीं है, आप वाईफाई से करेंगे क्या उसको? ये दिमाग में जो भी उनकी आता है वो उसको सामने रख देते हैं। वो कल्पनाशीलता की उनकी उड़ान कहीं भी लेके जा सकती है। इस और दिल्ली विधानसभा में जो नौटंकी की गई थी, मैं नौटंकी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि आप उस फर्जी ईवीएम को बाहर कहीं करते तो पुलिस उठा के जेल में ले जाती है आपको। चलिए शायद देखिए, पहले रुझान आ चुके हैं। गुजरात से 4 सीटों पर बीजेपी आ गई है, 1 सीटों पर कांग्रेस आ गए। तो मैंने कहा था जल्दी ही कुछ ही मिनटों बाद रुझान आ जाएंगे। 4 सीटों पर बीजेपी आ गई, कांग्रेस 1 सीट पर आ गए है। ये रुझान कह रहे हैं, गुजरात का पहला रुझान ये कह रहा है। तो शुभ संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए बता दीजिए। देखिए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है, रौनक भी बढ़ती जा रही है। शुभ संकेत तो मैंने उसी दिन कहा था जिस दिन की एक चुनाव की घोषणा हुई थी, और मैंने कहा था उस दिन भी अलग अलग, शायद आपके यहाँ भी मैंने कहा था कि ये तो विजय पताका आज ही फहरा दी है। क्योंकि मुझे पता था कि ये, जैसा अभी भी मैंने कहा कि जो वहां नरेंद्र भाई मोदी की जो छवि है, उस छवि के सामने टिना फैक्टर जिसको बोलते हैं, देयर इज देखिए बदल गया, फिर बदल गया। बीजेपी 4 पर है, कांग्रेस 2 पर है। अभी ये 2020 का मैच चलता रहेगा, ठीक उसी तरह जिस तरह रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी बनाई थी। पहली में लगभग 100 बॉल का इस्तेमाल किया और दूसरी 36 बॉलों में ही बना दी। तो उन्होंने जितने छक्के मारे वो छक्के नरेंद्र मोदी भी क्या उतने ही तक छक्के मार पाएंगे। सीधे चलते हैं सैयद जफर इस्लाम के पास, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। जफर साहब देखिए, 5 और 2 हो चुका है, बीजेपी 5 और कांग्रेस 2। क्या कहते हैं, आपका प्रेडिक्शन कितनी सीटों का है आज? दीपक जी, हम एक हिंदी के कहावत से कहेंगे, दश्त तो दश्त न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो हमने राजस्थान गुजरात में चप्पा चप्पा हमारे लोग हैं, हमने एक एक घर तक गए हैं और लोगों की जनता की हमने 22 साल तक सेवा की। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा 115 का जो पिछले 2012 में था उससे बेहतर नतीजे इस बार हमको जरूर मिलेंगे। और उसके संकेत आपको दिखने लगे हैं। भाई मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा क्योंकि हिमाचल का भी पहला ट्रेंड सामने आ चुका है। हिमाचल में 1 सीट पर बीजेपी आगे है, 68 सीटें हैं और वहां पर लगभग सभी एग्जिट पोल बीजेपी को थम्पिंग मेजोरिटी दे रहे हैं। जी जफर भाई बोलिए आप। देखिए, जहां तक हिमाचल की बात है तो मुझे ऐसा लगता है हमारे 60 बाकी के 8 ऐसा लगता है, इसलिए कि हिमाचल में बिल्कुल वन साइडेड लोगों का, जब कांग्रेस भाग चुकी थी वहां से मैदान से, और आप देखिए राहुल गांधी ने सिर्फ 3 रैली की जबकि वो पूरा टाइम कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे गुजरात में। जहां भी, इवन गुजरात में भी उनके इतने सारे रैलियों के बावजूद कोई सफलता नहीं मिलेगी। दोनों जगह हम बड़ी प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। लेकिन हिमाचल में खास कर कह रहा हूं कि हिमाचल में हमें अनप्रेसिडेंटेड इस तरह का मैंडेट मिलेगा जो कि ऐतिहासिक होगा, और उससे पहले इस तरह का मैंडेट कभी किसी पार्टियों को नहीं मिला है। गुजरात में जहां तक सवाल है, गुजरात में भी हमारे जो नंबर है 115 था 2012 में, पूरी उम्मीद है जिस तरह से लोगों का सपोर्ट मिला है, जिस तरह से। जफर भाई मैं 1 मिनट फिर रोकूंगा, आप गुजरात का नया अपडेट देख लेते हैं। बीजेपी 6 सीटों पर आ गए हैं, कांग्रेस 2 सीटों पर आ गए हैं। हिमाचल में बीजेपी 1 सीट पर आ गए हैं, कांग्रेस 0 सीट पर आ गए। जफर भाई ये बताइए कि 150 प्लस का क्या हुआ जो आदरणीय अमित शाह ने बोला था? 9 और 4 हो गया। देखिए बीजेपी 9 और कांग्रेस 4, 9 और 4। आप देखिए तेजी से भारतीय जनता पार्टी का रुझान जो है इलेक्शन के रिजल्ट का भारतीय जनता पार्टी के फेवर में दिख रहा है। तो भाई जो हमने टारगेट बनाया था 150 का, उसके आसपास ही हम जरूर गिरेंगे। ये पूरे रुझान दिखा रहा है अभी तक का रुझान। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस इलेक्शन का जो हमारा जो कंपैरिजन है 2012 के इलेक्शन के रिजल्ट से होना चाहिए, वो सही होगा। और मुझे लगता है कि 2012 के जो इलेक्शन का रिजल्ट था उससे हम बेहतर कर पाएंगे। और उसका पूरा जो है श्रेय वहां लोगों की जनता का विश्वास और जो हमने डेवलपमेंट किया और हमारी लीडरशिप का जिस पर लोगों का विश्वास जो है उसको हम देंगे। हाँ, और मैं आपको ये बता दूं, ये साफ कर दूं, मैं पहले ही बात कर रहा था
कि पहले पोस्टल बैलेट खुलेंगे। तो अभी सीधे चलते मनीष अवस्थी के साथ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में खड़े हुए हैं अहमदाबाद के अंदर। मुझे ये बताइए मनीष जी, क्या गहमा-गहमी शुरू हो चुकी है? क्या जीत की आहट उनको दिखाई दे रही है? दीपक भाई, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी यहां पर एक एक कर पहुंच रहे हैं, उनके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी खिलती तो दिख रही है, लेकिन हाँ, अभी भी वो पूरे तौर पे आत्मविश्वास के साथ ये नहीं कह पा रहे कि हाँ जो हो रहा है ये ऐसा ही आगे बढ़ा रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि एग्जिट पोल में आप ही ने तो बताया है और हम जीत रहे हैं, इसी बात को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जहां तक बात की जाए कि यहाँ पर सुगबुगाहट और चहल पहल की तैयारियां की गई हैं, मंच बनाया गया है। हमारे कैमरामैन गणेश से मैं कहूंगा, मनीष एक मिनट के लिए रोकूंगा आपको। बीजेपी अब 11 और कांग्रेस 4 पर है, तो बीजेपी बढ़त बनाती हुई कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी 11 और कांग्रेस 4 पर है। वहीं हिमाचल में बीजेपी 1 पर आगे है और 67 सीटों के नतीजे रुझान अभी आना बाकी है। तो बीजेपी और कांग्रेस का अंतर गुजरात में बढ़ता हुआ, और हम बताएंगे वीवीआईपी कैंडिडेट्स का क्या हुआ, वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन मनीष भाई आप खत्म करिए, क्या कह रहे थे? दीपक भाई, मैं जो कह रहा था उसके मुताबिक यहाँ पर चहल पहल बढ़ रही है। लगातार सरकारी कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, सुरक्षा के कर्मचारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसके साथ साथ तैयारियां जो लग रही हैं वो यही लग रही हैं कि बड़े नेता बीजेपी की यहाँ आना शुरू होंगे। और जिसमें बात की जाए तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि अगर नतीजे और रुझान इसी तरह चलते रहे तो मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी इसी कार्यालय में आकर हो सकता है मीडिया से बातचीत करें। और इसके मद्देनजर यहाँ पर बड़े बड़े एलईडी लगाए गए हैं। बीजेपी 14 हो चुकी है, कांग्रेस 4 पर। बीजेपी 14 सीटों पर आगे, कांग्रेस 4 पर। मनीष भाई, मैं एक बार अरविंद शर्मा के पास भी जाऊंगा जो इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय पर खड़े हुए थे, लेकिन अभी शायद वो कोई जानकारी लेने अंदर गए। मनीष भाई, एक ही चीज जानना चाहता हूं, आप अपने कैमरामैन से दिखा सकते हैं कि कहां एलईडी लग चुकी है, कहां शामियाना तन चुका है, कहां पर लोग बैठेंगे और कहां पर भाषण होगा, जो माना जा रहा है कि विजय का भाषण होगा। देखिए दीपक भाई, मेरे कैमरामैन गणेश बताएंगे। यहाँ पर जहां तक बात की जाए, ये बड़ी एलईडीज आप देख रहे हैं, 2 एलईडीज दोनों दाएं बाएं लगी हुई हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो तैयारी, एक छोटा सा मंच जहां से मीडिया को एड्रेस किया जाएगा। मीडिया को एड्रेस करने के लिए एक मंच क्रिएट किया गया है, एक मंच बनाया गया है जहां पर नेता आएंगे और मीडिया से बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे सहयोगी यतेंद्र भी लगातार सवेरे से अहमदाबाद के तमाम इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। उन्होंने विजय रूपानी से बात की, नितिन पटेल से बात की। यतेंद्र, अब जो रुझान, भाई 1 मिनट के लिए रोकूंगा, फिर आप यतेंद्र से सवाल पूछिएगा। सिर्फ 1 मिनट के लिए रोकूंगा। हमने आपका सवाल सुन लिया है। मैं बता दूं, बीजेपी 16 पर आगे हो गई है, कांग्रेस 5 पर आगे हो गई है। बीजेपी 16 पर, कांग्रेस 5 पर, और फासला बढ़ता हुआ। हिमाचल भी चलेंगे, लेकिन पहले यतेंद्र को सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री हैं, आज सुबह नितिन पटेल से बात हुई। उनका साफ तौर पर कहना था कि बड़े आश्वस्त नजर आ रहे थे कि जनता का आशीर्वाद उनके साथ है और जो उनका टारगेट है। हालांकि एग्जिट पोल की भी बात कर रहे थे कि किसी भी एग्जिट पोल ने उनके टारगेट के हिसाब से उनको टिकट नहीं दिए, लेकिन उनका अभी भी मानना है कि 150 यानी कि 150 प्लस का जो टारगेट है वो उनका पूरा होगा। और जो सीटें कम रह गई हैं वो जब बोर्ड पूरी तरह से खुलेंगे तब सामने आ जाएंगे।